नमस्कार दोस्तों। हम सभी पिछले क्लासों में इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे और प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने देखा इतिहास के जानने के स्रोत, जिसमें 3 स्रोत थे। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा शुरू की थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज पहुंच चुके हैं मूर्तियों तक। तो आज मूर्तियों के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले मूर्तियों का साक्ष्य कुषाण वंश के शासकों के काल से मिलता है। और सबसे पहले वह मानव मूर्ति जिसकी पूजा की गई थी वो थी गौतम बुद्ध की मूर्ति। और इसके अलावा हम जानते हैं कि भगवान राम के पूजे जाने का साक्ष्य 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में मिलता है। एक और ज़रूरी बात, भगवान श्री कृष्ण के पूजे जाने का स्रोत या साक्ष्य श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त किया गया है। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो भी प्राचीन समय में मूर्तियां मिली हैं और उनके आधार पर हम प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो किस शैली की थी और किस संस्कृति की थी। दोस्तों, हम बता दें कि मूर्तियां एक ऐसा पुरातात्विक स्रोत मानी जाती हैं जो कि किसी भी कालक्रम के बारे में, किसी भी शासनकाल के बारे में, उसकी कला संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि के बारे में बहुत अहम जानकारी प्रदान करती है। तो भारत में जो भी कुषाण वंश के बाद से मूर्तियां मिलना प्रारंभ हुई, मूर्तियों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए, उसमें भारत में 3 प्रकार की मूर्तियां पाई गई मुख्यतः। एक गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली और तीसरी अमरावती शैली। गांधार शैली पूर्ण रूप से ग्रीक से प्रभावित थी, यूनान से प्रभावित थी, और मथुरा शैली तथा अमरावती शैली दोनों पूर्ण रूप से स्वदेशी या भारतीय शैलियों में आती हैं। और हम गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली को एक एक करके तुलनात्मक रूप से अध्ययन देखेंगे कि इन सब की क्या विशेषताएं हैं और क्या रूपरेखा है। तो आइए बात करते हैं गांधार शैली पे। तो गांधार शैली ग्रीक और यूनानियों से प्रभावित शैली थी। इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत था। आज जहाँ पे पाकिस्तान है वहीं पे पहले तक्षशिला, जो कि भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, तक्षशिला इसका मुख्य केंद्र रहा। ये सभी मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ पहले तो मिट्टी, प्लास्टर और बालू से बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसमें नीले और काले पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। ये मूर्तियाँ पद्मासन आसन में बैठी हुई तथा खड़ी हुई मूर्तियाँ बनाई गई थी। इन मूर्तियों में एक पीले रंग का कपड़ा हुआ करता था जो कि मूर्तियाँ पहनी हुई थी, और इनमें कपड़ों में बाएं से लेकर दाएं कमर तक सिलवटें हुआ करती थी। इन मूर्तियों में घुंघराले बाल थे और मूछें भी थी। इन मूर्तियों के पीछे एक आभायमान मंडल, जिसको प्रभामंडल भी कहते हैं, होता था। और ये मूर्तियाँ पद्मासन आसन में बैठी हुई मिलती थी। पद्मासन आसन किसको बोलते हैं? जब हम पलथी मार के बैठते हैं और दोनों तलवे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उसे पद्मासन आसन कहते हैं। इन मूर्तियों में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। मुख्यतः बौद्ध या गौतम बुद्ध की मूर्ति इस कला में पाई जाती थी। इन मूर्तियों का उल्लेख हमारे वेद और संस्कृत साहित्य में भी पाया गया है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं मथुरा शैली के विषय में। मथुरा शैली एक पूर्ण रूप से स्वदेशी और भारतीय शैली है। इसका केंद्र मथुरा था, और इसके अलावा मथुरा शैली की जो भी मूर्तियाँ थी वो वाराणसी, कौशाम्बी, मेरठ में भी पाई गई थी। मथुरा शैलियों की मूर्तियाँ पूर्ण रूप से गंजी हुआ करती थी, अर्थात इसमें बाल नहीं थे और ना तो मूछें थी। आंखें खुली हुई थी, जबकि इसमें आंखें बंद और योग मुद्रा में थी, ध्यान मुद्रा में थी। इसमें आंखें बंद थी। ये मूर्तियाँ बालूका पत्थर से बनाई जाती थी।
इन मूर्तियों का एक हाथ तो अभयस्थल में था, अर्थात आसनास्थन था, जहाँ पे बैठे थे आशीर्वाद के रूप में प्रतीत हुआ करता था एक हाथ, लेकिन दूसरा हाथ पद्मासन के ऊपर था। जब हम बैठते हैं तो तलवों के ऊपर ये एक हाथ, दूसरा हाथ हुआ करता था। इसमें तो पीले रंग का वस्त्र, सिलवटदार कपड़े पहने थे, लेकिन इस काल में कपड़े नहीं थे। ये मूर्तियाँ पूर्ण रूप से नंगी मूर्तियाँ, नग्न मूर्तियाँ थी, और इन मूर्तियों के बाएं कंधे से लेकर दाएं कमर तक एक पतले पट्टे के रूप में कपड़ा लपेटा रहता था। ये मूर्तियाँ भी ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में थी, और इसका मुख्य केंद्र हमने बताया मथुरा शैली, उसी के नाम पे पड़ा है, मथुरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये मूर्तियाँ तो बौद्ध धर्म का संचालन या बौद्ध धर्म का प्रतीक मानी जाती थी, परंतु ये मूर्तियाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों को सम्मिलित रूप से समेटी हुई थी, या तीनों को सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म का प्रतीक ये मूर्तियाँ मानी जाती थी। इसके अलावा आती है अमरावती शैली। अमरावती शैली की मूर्तियाँ कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। अमरावती शैली की मूर्तियाँ एकल मूर्तियाँ नहीं हुआ करती थी, एकल मूर्ति नहीं थी। ये मूर्तियाँ कई मूर्तियों के एक ग्रुप में हुआ करती थी, जैसे 2 या 3, 4, 5 जो भी थी, एक समूह में होती थी। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शैली थी, दक्षिण भारत। अमरावती आंध्र प्रदेश के ज़िले में पड़ता है, और वहीं से इसका केंद्र अमरावती को माना जाता है। और उसके अलावा ये मूर्तियाँ दक्षिण भारत में समस्त तमिलनाडु, केरला और भी कर्नाटका तक ये मूर्तियों का प्रसार था, विस्तार था। इन मूर्तियों में जातक कथा, ये मूर्तियाँ जातक कथा को प्रदर्शित करती थी। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास और भी कई कहानियों को लेके मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इस प्रकार हम लोग ये तीनों मूर्तियों के विषय में पढ़े। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। हम लोग स्मारक और बिल्डिंग देखेंगे, इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा, इसको हटाते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अब हम देखेंगे मोनूमेंट्स एंड स्मारक, भवन एंड स्मारक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि सिक्के और मूर्तियां पड़े, उसी तरह से स्मारकों का भी अहम रोल है। स्मारक भी प्राचीन काल के कला संस्कृति और उस काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए स्रोतों में स्मारक भी महत्वपूर्ण है। स्मारकों में अगर मंदिरों की बात की जाए तो सबसे पहला मंदिर हम जानते हैं दशावतार मंदिर, गुप्त काल से साक्ष्य मिला है, और वो दशावतार मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के झांसी, जो कि आज ललितपुर है, ललितपुर में है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ललितपुर, यूपी। जिस प्रकार हमने मूर्तियों की 3 शैलियाँ देखी, उसी प्रकार भारत में मंदिरों की भी 3 शैलियाँ हैं। मंदिर मुख्य रूप से भारत में
3 शैलियों में पाए गए हैं, जिसमें से पहली है नागर शैली। नागर शैली के मंदिर, और दूसरी है बेसर शैली, और तीसरी शैली है द्रविड़ शैली। तो हम एक एक करके इन सभी शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का भी एक पार्ट तैयार होता चलेगा। और इसी में प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर पुरातात्विक स्रोत और स्मारक और मंदिर, स्मारक और भवन, आइए देखते हैं। नागर शैली। नागर शैली के मंदिर मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाए गए थे। उत्तरी भारत की बात करें अगर, तो हिमालय के विस्तार से लेकर विंध्याचल पर्वत तक नागर शैली के मंदिर पाए गए हैं, और उसके बाद विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण बढ़ते हुए कृष्णा नदी तक बेसर शैली के मंदिरों का विस्तार है, और उसके बाद कृष्णा नदी से सीधे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक मैप के रूप में देखें इन मंदिरों का विस्तार, तो आइए देखते हैं कैसे, कहाँ के हैं। ये हमारा भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय का विस्तार है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, और यहाँ से कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ का जो भी उत्तरी क्षेत्र है भारत का, ये सभी नागर शैली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और इसके अलावा जो भी मध्यवर्ती क्षेत्र है वो बेसर शैलियों के लिए जाना जाता है, और इसके बाद कृष्णा नदी के नीचे पूर्ण रूप से दक्षिण भारत द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो आइए हम नागर शैली के मंदिरों के विषय में जानते हैं, ये किस प्रकार के रहे और कैसे मंदिर थे। एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। नागर शैली। इस प्रकार के मंदिर सबसे पहले जमीन पर, जिसको जगत बोला जाता है, जगत पर स्थित होते थे। आइए देखते हैं, हम ढांचा है उसका देख लेते हैं। साथ साथ नोट करते चलिएगा। इसको जगती कहा जाता था, और जगत के ऊपर जो दूसरा लेयर है इसको पीठ कहा जाता था, पीठ। और उसके बाद जो मुख्य मंदिर के आगे का पोर्शन था उसे मंडप के नाम से जाना जाता था। जो ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे देवी या देवता की मूर्ति प्रतिस्थापित की जाती थी, इसे गर्भगृह कहा जाता था, गर्भगृह। और इसके बाद इसे शिखर, और वो भी कौन सा शिखर, रेखीय शिखर, चूंकि यह सीधी रेखा में है,
रेखीय शिखर। रेखीय शिखर के ऊपर तब जब भी जाएंगे तो ऐसे इसका भाग पतला होता चला जाता था और सबसे ऊपर एक गोल आधार था जिसे आमलक कहा जाता था। आमलक। उस आमलक पर एक कलश रखा हुआ था, कलश, और उस कलश में एक ऊपर पताका लगा था, पताका। और गर्भगृह का मुख्य द्वार मंडप में खुलता था और इस मंडप को सभा कक्ष भी कहा जाता था, जहाँ की सभा कक्ष। और यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा करने के लिए बैठते थे। और इसका मुख्य द्वार गर्भगृह का मंडप में खुलता था और इसके गर्भगृह का जो द्वार मंडप में खुलता था, इसके ठीक ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ठीक ऊपर गंगा यमुना की मूर्ति लगी थी। सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गंगा यमुना की मूर्ति जिस मंदिर शैली में मिलती है उसका नाम क्या है? नागर, बेसर, द्रविड़, कोई नहीं। तो याद रखिएगा नागर, सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना की मूर्ति नागर शैली में मिलती थी। और उसके बाद इसका मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता था। कभी कभी कई मंदिरों में तो ऐसा भी हुआ है कि गर्भगृह के आगे मंडप और मंडप के बाद एक छोटा सा अर्ध मंडप भी बना हुआ रहता था, लेकिन बहुत मंदिरों में नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे कहते हैं। और ऐसे मंदिरों को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो मंदिर कानपुर के हैं कुछ मंदिर, और उसके बाद खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उड़ीसा का मंदिर है, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, और लिंगराज मंदिर, और इधर खजुराहो का मंदिर जिसमें कामुक मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और इसके अलावा कोणार्क मंदिर है, और इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर है, जगन्नाथपुरी। ये सभी नागर शैली के उदाहरण हैं। तो इसको नोट करिए, हम अगले शैली पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। अरे हाँ, एक चीज़ मिस हो गई, इसमें पंचायतन शैली था। पंचायतन शैली के मंदिर भी बहुत जगह पाए गए हैं। पंचायतन शैली के मंदिर। पंचायतन शैली क्या था कि यहाँ पे बीच में एक मुख्य मंदिर था और इसके किनारे किनारे छोटे छोटे 4 मंदिर थे चारों दिशा में। इसे पंचायतन शैली नाम दिया गया है और ये पंचायतन शैली है। और इस प्रकार के नागर शैली के मंदिरों में जो अंदर बैकग्राउंड, ये तो नागर शैली पंचायतन शैली है। इसके अलावा इस शैली के मंदिर में जो भी अंदर का कैंपस था वो किसी चार दीवारी के अंदर बंद नहीं था। जैसे ये मंदिर है तो ये किसी इस प्रकार के चार दीवारी के अंदर बंद नहीं था, और ना ही इस मंदिर के कैंपस में कोई ना तो चार दीवारी थी और ना ही मंदिर के कैंपस में कोई जलाशय वगैरह था। क्योंकि जलाशय ना होने का रीज़न एक और भी है। हम जानते हैं कि नागर शैली के मंदिर हिमालय से लेकर विंध्याचल तक विस्तृत हैं और उत्तरी भारत में अक्सर बारिश हो जाया करती है, इसलिए जल की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जलाशय वगैरह नहीं बनवाए गए हैं। तो और हाँ, एक ना तो इस मंदिर के बाहर कोई इस प्रकार का गेट हुआ करता था बड़ा सा जिसके अंदर से हम प्रवेश करके कैंपस में जाएं, इस प्रकार का कोई गेट भी नहीं था।
इस गेट को गोमलक कहा जाता था। गोमलक, कोई गोमलक नहीं था। आइए अब चलते हैं अगली शैली पे। बेसर शैली। रुक जाइए, इससे पहले हम द्रविड़ शैली पढ़ेंगे, फिर बेसर पे आसानी होगी। द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर जो थे, ये हमने बताया कृष्णा नदी से लेकर ठीक दक्षिण तक, पूरे लास्ट छोर तक, भारत के मुख्य भूमि तक द्रविड़ शैली मंदिर का विस्तार है। और इस मंदिर में क्या खासियत थी, ये मंदिर इस प्रकार से बना था। इसको तो जानते हैं, जगत कहा जाता था। और इसी के ऊपर एक पीठ थी, और इसी के ऊपर एक पीठ और थी, और इस पर एक गर्भगृह था। और इसके बाद इस पर जो शिखर था वो रेखीय शिखर नहीं था, इस प्रकार का एक विमान शिखर था। ये बहुत ऊंचा हुआ करता था और इसके ऊपर एक पताका लगाया जाता था। इसके बाद यहाँ पे एक मंडप था, और मंडप के बाद पुनः एक दूसरा मंडप था। मंडप, और इसको अर्ध मंडप कहते थे, अर्ध मंडप। और यहाँ पे इसका प्रवेश का मुख्य द्वार था, इसका द्वार यहाँ पे था, और गर्भगृह का द्वार पहले मंडप में खुलता था। यहाँ से जो जगत की लाइन है वो काफ़ी आगे तक जाती थी, और इसके बड़ा सा कैंपस होता था, और इसमें चारों तरफ चहारदीवारी थी। इसके चारों तरफ चहारदीवारी थी, और यहाँ पे गोमलक पाया जाता था। इस प्रकार से जो कैंपस के बाहर था, अंदर आने जाने का एक मेन गेट था, और इसी गेट से प्रवेश करते हुए, अंदर की तरफ आते थे, और ये पूरा एक कैंपस में बंद था। और इस कैंपस में एक जलाशय भी था। चूँकि दक्षिण भारत में वर्षा कम होती है और पठारी क्षेत्र है, हो सकता है इसीलिए जलाशय बनवाया जा रहा हो। तो वहाँ पे एक जलाशय भी था, चहारदीवारी थी, जलाशय था, और गोमलक भी था। गोमलक, जिसको हम मेन गेट कहते हैं, वो भी था। और इस प्रकार ये द्रविड़ शैली के मंदिर थे। द्रविड़ शैली के मंदिर में जैसे दक्षिण के जो भी मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर वगैरह, मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में है, ये द्रविड़ शैली के उदाहरण है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, बृहदेश्वर मंदिर ये भी इसका उदाहरण है। और इसके बाद हम बात करें अगर, तो इसमें पंचायतन शैली थी, लेकिन वो थोड़ा से डिफरेंट टाइप की थी। पंचायतन शैली थी, ये जो मुख्य मंदिर है इस पे ही विमानन था, और इसके अलावा जो भी और मंदिर है उस पे विमान नहीं था पांचों मंदिरों में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस शैली में सिर्फ पंचायतन शैली के मुख्य मंदिर पर ही विमान एक शिखर पाया जाता था, तो वो है हमारी द्रविड़ शैली।
और इसके बाद अगर हम बात करें बेसर शैली की, तो हमने बताया कि उत्तर भारत का अगर ये हिमालय क्षेत्र माना जाए और इसको हम विंध्याचल माने, विंध्याचल, और इसको अगर हम कृष्णा रिवर माने, कृष्णा नदी, तो हमारा जो ये तो नागर शैली का क्षेत्र है और ये द्रविड़ शैली का क्षेत्र है। इसके बाद जो बचता है यही बेसर शैली का क्षेत्र है। एक्चुअली इस शैली में ऊपर से नागर शैली का भी प्रभाव था और नीचे से द्रविड़ शैली का भी प्रभाव था। तो इस शैली की, बेसर शैली के मंदिरों में खास बात यही मिलती है कि दोनों का मिक्सचर रूप मिलता है। जैसे कि कहीं कहीं मंदिरों में रेखीय पाया जाता है, तो कहीं पे विमानन पाया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं मंदिरों में जलाशय पाया जाता है। किसी किसी में गोमलक है, किसी किसी में गोमलक नहीं है, और किसी मंदिर में चार दीवारी है, किसी मंदिर में चार दीवारी नहीं है। किसी मंदिर में सिर्फ और सिर्फ एक मंडप है, किसी में दो मंडप है, किसी में अर्धमंडप भी है। तो इस प्रकार से बेसर शैली में लगभग तीनों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसको बेसर शैली कहते हैं। इसमें जैसे महाराष्ट्र और इधर थोड़ा बहुत कर्नाटक के, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के रीजन के कुछ मंदिर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्मारकों की, तो स्मारक लगभग 600 BC में कुछ स्मारक भी बने थे जो भी आज भी मौजूद हैं, और उन्हीं के आधार पे हम अपने निष्कर्षों को निकालते हैं। जैसे तमाम प्रकार के स्मारक है, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, उत्तर भारत तक। कुछ इसमें सांची की स्तूप वगैरह भी हैं, बहुत हैं। फिर भी इसी प्रकार से हम अब स्मारकों की चर्चा ना करते हुए अगले चैप्टर में देखेंगे कि जब भी टॉपिक आएगा किसी के शासनकाल में, जैसे अशोक ने क्या बनवाया था, अकबर ने क्या बनवाया था, शाहजहाँ ने क्या बनवाया, इसी प्रकार से हम स्मारक देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बस इतना है, जानिए कि स्मारकों से हमें जानकारी मिलती है। कुछ बहुत प्रकार के स्मारक है, जैसे मध्य प्रदेश में जैसे सांची ले लीजिए, सांची का स्तूप, ये भी स्मारक है। और कुछ किले टाइप के हैं, प्राचीन किले, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कुछ जो किले टूट फूट के खंडहर में बदल गए हैं, खंडहर हैं बचे हुए, वो भी हैं। ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत देखा, अभी हमको दो स्रोत और पढ़ने हैं, एक तो साहित्यिक और दूसरे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आज हम यहीं पे बंद करते हैं अपनी क्लास। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।